आदर्श आईएएस अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए भूगोल की सीरीज लेकर के आया हूं। इस क्रम में सबसे पहले हम लोग महाद्वीपीय भूगोल या प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर विश्व भूगोल और भारत के भूगोल का अध्ययन व्यवस्थित तरीके से क्रमशः करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रादेशिक भूगोल या महाद्वीपीय भूगोल की शुरुआत करते हैं। प्रादेशिक भूगोल में हम लोग मुख्यतः पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो महाद्वीप हैं और उन महाद्वीपों में जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनका अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक प्रदेश का मतलब हम लोग जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों को छोटे छोटे भागों में बांटेंगे। उनको बांटने का आधार कोई राजनीतिक नहीं होगा, प्राकृतिक होगा, और फिर उसको बांट करके उस महाद्वीप की विशेषताओं का या उस महाद्वीप में जितनी भी धरातली विशेषताएं हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इन सब का अध्ययन हम लोग क्रमशः करेंगे। तो महाद्वीपीय भूगोल या प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करने से पहले हम लोगों को यह जान लेना आवश्यक होगा कि आखिर महाद्वीप और महासागर होता क्या है और पृथ्वी पर इनका वितरण किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम लोग एक जो है छोटे से वीडियो के माध्यम से यह देखते हैं कि महाद्वीप और महासागर का वितरण किस प्रकार से है और किस प्रकार से जो है सतह पर महाद्वीप और महासागर फैले हुए हैं। तो इस ग्लोब में देखें तो इस ग्लोब में जो नीला नीला भाग दिख रहा है, जो नीला पोर्शन दिख रहा है, वह सब जलीय भाग है, और जो वाइट वाला भाग दिख रहा है, सफ़ेद जो रंग से दिख रहा है, वह महाद्वीपीय भाग है। हमारी पूरी पृथ्वी के 71% भाग पर जल का विस्तार है और 29% भाग पर स्थल है। तो स्थल और जल का वितरण जो है हमारी पृथ्वी पर असमान रूप से है, और ये स्थल और जल का वितरण हमें कहाँ देखने को मिलता है? पृथ्वी की सतह पर, उसके सरफेस पर। तो उसके सरफेस पर ये हमें महाद्वीप और महासागर देखने को मिलते हैं। अब महाद्वीप है क्या? हमारी जो पृथ्वी का जो सरफेस है या जो सतह है वह पूरा का पूरा स्थलीय नहीं है, बल्कि कुछ हिस्से पर जल ही जल भरा हुआ है और कुछ हिस्से पर जो है स्थल ही स्थल है। तो स्थलीय भाग अभी हमने बताया कि 29% या 29% भाग पर है और जलीय भाग 71% भाग पर है। तो अब ये जो स्थलीय भाग है इसी को हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं, और जो पूरा का पूरा जलीय भाग है उसको हम लोग महासागर के नाम से जानते हैं। यदि हम इसको परिभाषित करें कि महाद्वीप और महासागर होते क्या हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर स्थल की जो सबसे बड़ी इकाई है उसी को हम महाद्वीप कहेंगे। पृथ्वी की सतह पर स्थल की सबसे बड़ी इकाई या स्थल का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाएगा? महाद्वीप। और इसी प्रकार से पृथ्वी की सतह पर जल का सबसे बड़ा भाग जो है उसको हम महासागर के नाम से जानते हैं। तो पूरी पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों की यदि हम संख्या देखें तो हमारी पूरी पृथ्वी के सतह पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं और 5 महासागर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रादेशिक भूगोल या महाद्वीपीय भूगोल के अंतर्गत अभी हम लोग केवल और केवल महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे, उन 7 महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे, और ये जो महासागरीय भाग है उसका अध्ययन हम लोग अलग से समुद्र विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर कौन कौन से महाद्वीप हैं और ये किस प्रकार से फैले हुए हैं। ये देखें, इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा केवल और केवल महाद्वीप और महासागर। तो इसमें महाद्वीप और महासागर के वितरण को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये एक मानचित्र है। अभी जो आपने वीडियो में देखा था वो घूमता हुआ एक ग्लोब था, और उस ग्लोब पर महाद्वीप और महासागर जो है क्रमशः आपको दिखाई पड़ रहे थे। यहाँ पर सभी स्थायी रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखें, एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ये जो पूरा है ये एशिया महाद्वीप है। ये पूरा एशिया महाद्वीप है। एक महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ये टोटल जो एरिया है ये मोटा मोटा ये एशिया महाद्वीप है। ये एक महाद्वीप हो गया। इसी प्रकार से ये एक जो है ये आपका दूसरा महाद्वीप है। इसको आप अफ्रीका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसी में एक और यहाँ महाद्वीप है एशिया महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में। इसको आप यूरोप महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक महाद्वीप है, इसको आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से
ये एक महाद्वीप है, इसको आप उत्तर अमेरिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक महाद्वीप है, इसको हम ऑस्ट्रेलिया आमतौर पर बोल देते हैं, लेकिन ये ओशनिया महाद्वीप है। और यहाँ पर एक महाद्वीप है, इसको हम अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो पूरी पृथ्वी पर जो है 7 महाद्वीप हैं। अभी हमने बताया कि महाद्वीप होता क्या है, पृथ्वी पर स्थल का सबसे बड़ा भाग या सबसे बड़ा हिस्सा। तो अभी हम लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं। अभी हम देखने का ये प्रयास कर रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर स्थल के बड़े बड़े भाग कौन से हैं। तो हमने बताया कि पृथ्वी की सतह पर 7 बड़े स्थलीय भाग हैं। इसमें से सबसे बड़ा स्थलीय भाग जो है वह है एशिया। एशिया जो है पृथ्वी की सतह का सबसे बड़ा स्थलीय भाग है और इसको हम एशिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से दूसरा यदि हम देखें क्षेत्रफल के अवरोही क्रम या घटते क्रम में देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दूसरा बड़ा महाद्वीप है वह है अफ्रीका महाद्वीप। फिर इसी प्रकार से तीसरा बड़ा महाद्वीप है, इधर है, इसको हम जानते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के नाम से। और जो चौथा बड़ा महाद्वीप है वह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और पांचवा बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये पांचवा है, ये पांचवा बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। और फिर छठवां बड़ा महाद्वीप जो है वह है यूरोप महाद्वीप। और सबसे छोटा या 7वें नंबर का जो महाद्वीप है इसको हम ओशनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ओशनिया और ऑस्ट्रेलिया है क्या, जब हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जो है कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। यहीं पर यदि हम महासागरों का वितरण देखें तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है उसको हम जानते हैं प्रशांत महासागर के नाम से। ये है, ये पूरा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर मैप में आपको इधर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पृथ्वी है वह गोल है और मैप जो है, मैप समझे कि हम पृथ्वी को एक साइड से काट करके उसको फैला देते हैं। तो जब हम पृथ्वी को काट के फैलाएंगे तो प्रशांत महासागर जो है सभी महासागरों में सबसे बड़ा है। और ऐसे समझें कि हमने उसको प्रशांत महासागर के बीचों बीच से हमने पृथ्वी को, या एक आप गोल गेंद की कल्पना करें और उस गोल गेंद को हमने जो है काटा लंबवत और काट करके उसको फैला दिया। तो जब हम उसको फैलाएंगे तो हमें प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है वह मैप पर, जो हमारे पास मैप आएगा उस पर हमें 2 साइड देखने को मिलेगा। इधर पश्चिमी हिस्से में भी देखने को मिलेगा और इधर पूर्वी हिस्से में भी हमें प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों एक ही महासागर हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। फिर दूसरे नंबर का जो महासागर है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देखा जाए तो वह है अटलांटिक महासागर, या इसको हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। ये दूसरा बड़ा महासागर हो गया। तीसरा बड़ा महासागर है ये, इसको आप हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है हिंद महासागर। और फिर इसी प्रकार से चौथा जो बड़ा महासागर है वह है दक्षिणी ध्रुव सागर, या इसी को हम लोग अंटार्कटिका महासागर के नाम से भी जानते हैं। और पांचवा जो है इसको हम आर्कटिक सागर के नाम से जानते हैं, वो इस वाले रीजन में है सबसे टॉप पर ऊपर। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जो है हमें 7 महाद्वीप और 5 महासागर देखने को मिलते हैं। इसी मैप पर हम लोगों को यहाँ यह देख लेना जरूरी होगा कि कौन से महाद्वीप किन किन महासागरों से आवृत हैं या किन किन महाद्वीपों से घिरे हुए हैं। तो जैसे देखें, सबसे पहले एशिया की ही चर्चा कर ली जाए। ये एशिया महाद्वीप है, ये पूरा का पूरा। तो एशिया महाद्वीप को यदि हम देखें तो इसके इर्द गिर्द कौन सा महासागर है, तो यहाँ पर आपको दक्षिण में देखने को मिल जाएगा हिंद महासागर, और इधर देखें पूर्वी हिस्से में तो आपको देखने को मिल जाएगा प्रशांत महासागर, और उत्तर में देखें तो यहाँ पर लिखा है आर्कटिक ओशन यानी आर्कटिक महासागर। तो उत्तर में आर्कटिक महासागर है। तो आपको अब यह समझना होगा कि जो एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है। इसका मतलब एशिया महाद्वीप इन्हीं महासागरों से घिरा हुआ है। किससे? हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर से और आर्कटिक महासागर से। पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में इस महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है जो एक स्थलीय भाग है। तो पश्चिम में इस महाद्वीप के पश्चिम में यानी एशिया के पश्चिम में कोई भी महासागरीय भाग नहीं है। बेसिकली यहाँ पर हमें पश्चिम में स्थलीय भाग देखने को मिलता है। फिर इसी प्रकार से यदि हम अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका महाद्वीप इधर तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है और इधर दक्षिण में भी हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर इधर अफ्रीका के दक्षिण तक है, तो दक्षिण में भी हिंद महासागर है
और इधर पश्चिम में यदि हम देखें तो पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और उत्तर में यदि हम देखें तो उत्तर में यहाँ पर एक सागर है, महासागर नहीं है सागर है। सागर क्या होता है? सागर जो है महासागर का ही एक छोटा हिस्सा है ना। तो महासागर का ही एक छोटा हिस्सा, तो किस महासागर का हिस्सा है ये? अटलांटिक महासागर का। तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में एक सागर है, नाम है इसका भूमध्य सागर। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप उत्तर में भूमध्य सागर से, या अटलांटिक महासागर भी बोल सकते हैं क्योंकि भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो भूमध्य सागर या अटलांटिक महासागर से, और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से, और पूरब में तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसको आप इतनी बार देखें कि आपको यह याद हो जाए, या आपके दिमाग में या आपके बंद आंखों से आपको दिखने लगे कि कहाँ पर महाद्वीप है और कहाँ पर महासागर हैं, और कौन कौन सा महाद्वीप जो है किन किन महासागरों से घिरा हुआ है। इसको आपको बहुत बार देखना है, इतनी बार देखें कि ये पूरा चित्र आपके दिमाग में फिट हो जाए, बंद आंखों से भी यह आपको दिखाई दे। आपसे कोई पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप किन किन महासागरों से घिरा हुआ है तो मैप देखने की ज़रूरत न पड़े, आप अपने से बता पाएँ। इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किन किन जो है महासागरों से घिरा हुआ है ये आप बता पाएँ, है ना। इसमें मैप देखने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसको इतनी बार देखें, देखने से यह सब क्लियर हो जाएगा, बार बार देखेंगे तो सब याद हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम देखें ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। उत्तर में देखें तो उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है, और पश्चिम में देखें तो किससे घिरा हुआ है? प्रशांत महासागर से। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है यह जो है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में कौन सा महाद्वीप है ये भी थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। और ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है दो महासागरों से घिरा हुआ है, इधर है अटलांटिक महासागर और इधर है ये प्रशांत महासागर। फिर आ जाएं अंटार्कटिका की चर्चा करें। ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के उत्तरी हिस्से में यहाँ पर एक सागरीय भाग है, इसको हम जानते हैं दक्षिणी ध्रुव सागर के नाम से। तो ये अंटार्कटिका जो है दक्षिणी ध्रुव सागर से घिरा हुआ है, और इसका जो कुछ हिस्सा है ये जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का जो जलीय भाग है जो अंटार्कटिका से लगा हुआ है, उसी को हम लोग दक्षिणी ध्रुव महासागर या अंटार्कटिका महासागर के नाम से जानते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी मुख्यतः जो है दो महासागरों से घिरा हुआ है। इधर आपको इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर मिल जाएगा, इधर पश्चिमी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में भी हिंद महासागर है, और इधर उत्तरी हिस्से में ये प्रशांत महासागर और पश्चिमी हिस्से में भी प्रशांत महासागर। तो कुल मिलाकर के जो ऑस्ट्रेलिया है यह जो है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस मैप के माध्यम से यह देखा और जाना कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं, और जो महाद्वीप हैं वह किन किन सागरीय भागों से या महासागरों से घिरे हुए हैं। अब आइए हम लोग एक एक महाद्वीप की चर्चा करते हैं। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, हम लोग प्रादेशिक भूगोल या महाद्वीपीय भूगोल की चर्चा कर रहे हैं, और प्रादेशिक भूगोल या महाद्वीपीय भूगोल में हम लोग प्रत्येक महाद्वीप को प्राकृतिक प्रदेशों में बांट करके उसकी धरातलीय विशेषताओं का अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हमें अच्छी तरीके से यह पता होना चाहिए कि आखिर महाद्वीप क्या है और महासागर क्या है, और सतह पर इनका वितरण किस प्रकार से है। मैं आशा करता हूं कि अभी तक हमने जो कुछ बताया है वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर से मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करता हूं कि महाद्वीप क्या है और महासागर क्या है। तो महाद्वीप पृथ्वी पर स्थल भाग की सबसे बड़ी इकाई है। पृथ्वी की सतह पर स्थल भाग की जो सबसे बड़ी इकाई है उसी को हम महाद्वीप कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? कहा 7 हैं। इसी प्रकार से महासागर क्या है? महासागर पृथ्वी पर जल की सबसे बड़ी इकाई या सबसे बड़ा जो जलीय भाग है उसी को हम क्या बोलते हैं? महासागर बोलते हैं, और इनकी संख्या पृथ्वी पर कितनी है? 5 है। कौन कौन से महाद्वीप किन किन महासागरों से घिरे हुए हैं इसको हम लोगों ने देखा, और महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार और महासागरों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम या घटता क्रम क्या है इसको भी आपने जाना। अब सबसे पहले हम लोग इसमें जो है, हम लोग तो एशिया महाद्वीप में रहते हैं तो एशिया महाद्वीप की चर्चा करनी चाहिए, सबसे पहले उसी को पढ़ना चाहिए। और लेकिन
उत्सुकता भी होगी आपके अंदर कि हम सबसे पहले एशिया महाद्वीप को ही पढ़ें, लेकिन एशिया को न पढ़ करके सबसे पहले हम लोग जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तर अमेरिका महाद्वीप, इन महाद्वीपों की संरचना जो है, धरातली बनावट जो है, वो थोड़ी सी सरल है अध्ययन की दृष्टि से, और ये जो एशिया महाद्वीप है इसकी धरातली संरचना थोड़ी सी जटिल है। तो इसको यदि हम सबसे पहले पढ़ाएंगे तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बोरिंग सा फील होगा, उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने सबसे पहले दक्षिण अमेरिका को लिया है। तो दक्षिण अमेरिका को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी महाद्वीप को पढ़ने का तरीका क्या है, किस वे में हम लोग किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पढ़ने के पहले हम लोग ये देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है कहाँ, यानी उसकी पोजीशन कहाँ पर है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कितने देश हैं। जब हम किसी महाद्वीप को पढ़ेंगे तो महाद्वीप को पढ़ने के पहले पढ़ते समय हम लोग सबसे पहले उसके पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक मैप का अध्ययन करेंगे, यानी वहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से इस महाद्वीप में देश हैं। फिर इसके बाद उसको प्राकृतिक प्रदेशों में बांट करके उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये है, ये पूरा जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यदि हम इस पूरे वर्ल्ड के मैप पर बोलें कि कहाँ पर है, तो वर्ल्ड के मैप पर ये जो है दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में है ना, दक्षिण गोलार्ध में, और दक्षिण के साथ साथ पश्चिम गोलार्ध में है। अब एक प्रश्न उठ गया होगा दिमाग में कि आखिर ये गोलार्ध क्या होता है। तो आइए थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करें। महाद्वीपों को पढ़ने के साथ साथ हमें ये जानना जरूरी है कि गोलार्ध क्या होता है ना, और अक्षांश और देशांतर क्या हैं। क्योंकि जब हम यहाँ महाद्वीपों को पढ़ेंगे तो महाद्वीपों को पढ़ते समय हम उसकी पोजीशन को देखेंगे कि यह महाद्वीप जो है पृथ्वी पर कहाँ पर है। कहाँ पर है का मतलब किस गोलार्ध में है, किस लोकेशन पे है, तो उसको देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि उस महाद्वीप के जो विभिन्न देश हैं, उन देशों से होकर के कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं। कुछ रेखाओं का जिक्र आप लोगों ने सुना होगा या उनके बारे में सुना होगा, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। अक्सर एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है या किन किन देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, और भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। लेकिन ये कर्क, मकर और भूमध्य रेखा हैं क्या, गोलार्ध क्या हैं, इनको हमें पहले समझना होगा। तो महाद्वीप को पढ़ने के पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा और गोलार्ध पर करते हैं। तो देखें, ये जो हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए या उसके सरफेस का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने के लिए हमने पृथ्वी पर कुछ रेखाओं की कल्पना किया है। हमारी पृथ्वी जो है वह बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। तो इस और विशाल होने के साथ साथ यह किस रूप में है, गोल है। तो इस गोल पृथ्वी पर यदि हमें किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करना है, किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करना है, या इस पूरी पृथ्वी के सतह का हमें व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना है, तो उसके लिए हमें इस पृथ्वी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की ज़रूरत पड़ती है। और इस पूरी पृथ्वी के सतह को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अध्ययन करने के लिए हमने पृथ्वी पर कुछ रेखाओं की कल्पना किया है। ध्यान रहे, कल्पना किया है, ये रेखाएं वास्तव में होती नहीं हैं। और जिन रेखाओं की हमने कल्पना किया है उसी रेखा को हम बोलते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा। ये दोनों अलग अलग रेखाएं हैं, एक होती है अक्षांश रेखा और एक होती है देशांतर रेखा। अब अक्षांश रेखा क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर कुछ आपको इस प्रकार से क्षैतिज रेखाएं खींची हुई मिलेंगी। पृथ्वी के सरफेस पर या सतह पर कुछ क्षैतिज रेखाएं खींची हुई दिखाई पड़ती हैं। इन क्षैतिज रेखाओं को ही हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि लाइनिंग वाली जो कॉपी है उसका यूज़ करते हैं, और लाइनिंग कॉपी में आप देखें तो इस प्रकार की ढेर सारी रेखाएं होती हैं और इसी लाइन पर तो हम लिखते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो लाइनिंग रेखा है, यदि उसी लाइनिंग रेखा को जो क्षैतिज जो रेखा है जो हमारी कॉपी पर होती है, उसी को यदि जो है ग्लोब पर या मानचित्र पर खींच दिया जाए या ड्रॉ कर दिया जाए तो उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखा जो है उसी तरीके से होती है जैसे हमारी कॉपी पर जो है
क्षैतिज रूप में खींची हुई रेखाएं होती हैं जिन पर हम लिखते हैं। तो ये याद करने का एक ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो रेखा जो है क्षैतिज रूप में खींची हुई होती है ग्लोब या मानचित्र पर, उसको हम बोलेंगे अक्षांश रेखा। और कुछ रेखाएं इस पृथ्वी पर या ग्लोब पर या मानचित्र पर आपको इस प्रकार से लंबवत भी खींची हुई दिखाई पड़ती हैं। कुछ रेखाएं इस प्रकार से लंबवत या ऊर्ध्वाधर रूप में खींची हुई दिखाई पड़ती हैं। ये जो रेखाएं हैं इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। इसको क्या बोलेंगे? ये देशांतर रेखाएं। यानी पृथ्वी पर यदि कोई लंबवत रेखा या ग्लोब पर या मानचित्र पर यदि कोई लंबवत रेखा हमें मिलती है तो उसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा, वो देशांतर रेखा होगी। और यदि कोई रेखा पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में खींची हुई दिखाई पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे इसको? अक्षांश रेखा। केवल आपको यहाँ पर इतना ही जानना है कि अक्षांश रेखा पृथ्वी पर या ग्लोब पर या मानचित्र पर किस तरीके से होती हैं और देशांतर रेखा किस तरीके से होती है। अक्षांश रेखा पृथ्वी पर क्षैतिज रूप में खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। देशांतर रेखा पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर या लंबवत रूप में खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। फिर अलग से हम लोग अक्षांश और देशांतर टॉपिक की अलग से चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर इसको डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन अभी केवल हमें इतना पढ़ना है कि हम महाद्वीप में जब कर्क, मकर और इन सब रेखाओं की चर्चा हो तो वहाँ पर हम समझ पाएँ कि ये रेखाएं हैं क्या। तो केवल उसी पर्पज़ से यहाँ पर पढ़ेंगे, बाकी इसकी डिटेल में हम लोग चर्चा एक अलग टॉपिक में, अक्षांश और देशांतर वाले टॉपिक में करेंगे। तो फिर से देखें, पृथ्वी पर जो क्षैतिज रूप में खींची गई रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। और पृथ्वी पर जो लंबवत रूप में खींची गई रेखा है उसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। अच्छा, अब अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है ये थोड़ा सा जान लेना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर, इसके संबंध में आपको अलग अलग डाटा मिलेगा। ये अलग अलग डाटा क्यों, कैसे मिलता है, इसकी चर्चा हम लोग उसी टॉपिक में करेंगे। यहाँ पर करेंगे तो समस्या होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप इसको मान सकते हैं 181 या आप इसको मान सकते हैं 179। इस डाटा के माध्यम से आप केवल इतना समझें कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की संख्या 2, 4, 10 नहीं है ना, बल्कि इनकी संख्या काफ़ी है ना। 180 या इससे भी, या 179 या 181 के आसपास है। 180 नहीं होती, या तो 181 होती है या तो 179। क्यों, कैसे होती है, इसकी चर्चा अलग से हम जब अक्षांश और देशांतर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर करेंगे। तो इतनी जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं। और देशांतर रेखाओं की यदि हम चर्चा करें तो देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर टोटल होती हैं 360 या 360। अब आइए देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर जो है 181 या 179 होती हैं। तो इसमें कौन सी रेखा भूमध्य रेखा है, कौन सी रेखा कर्क रेखा है और कौन सी रेखा मकर रेखा है, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी पर टोटल 181 या 179 अक्षांश रेखाएं हैं। ये सभी अक्षांश रेखाएं हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। सभी अक्षांश रेखा किन किन देशों से होकर गुजर रही है, 3 डिग्री अक्षांश रेखा किन किन देशों से जा रही है, या 10 डिग्री किन किन देशों से जा रही है, सभी अक्षांश रेखा के बारे में नहीं पूछा जाता। कुछ मेजर अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि आप बताएं कि ये रेखाएं कहाँ से होकर गुजरती हैं, है ना। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि वो मेजर अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो अभी हमने चर्चा किया कि हमारी गोल पृथ्वी पर जो क्षैतिज रूप में रेखा खींची जाती है उसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। उन और टोटल अक्षांश रेखा कितनी है हमारी पृथ्वी पर? 181 या 179। ये जो रेखाएं हैं अक्षांश रेखा, इसमें से कोई ना कोई एक ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो पृथ्वी के एकदम मध्य से क्षैतिज रूप में गुजरती है। जो अक्षांश रेखा पृथ्वी के मध्य से क्षैतिज रूप में गुजरती है उसी रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भू का मतलब पृथ्वी और मध्य का मतलब मध्य यानी बीच से, यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी पर खींची गई ऐसी क्षैतिज काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच क्षैतिज रूप में गुजरती है। तो ये जो भूमध्य रेखा है, अच्छा, प्रत्येक अक्षांश रेखाओं का अपना अलग अलग अक्षांशीय मान होता है। प्रत्येक अक्षांश रेखा का अपना अलग अलग अक्षांशीय मान होता है। और कुछ अक्षांश रेखाओं का हमने नामकरण भी किया है। जैसे हम सभी आदमी हैं, तो हम सभी आदमियों का जो है तो आदमी, या तो पुरुष हैं या तो स्त्री हैं, लेकिन उनके अलग अलग नाम हैं। तो इसी प्रकार से ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, चाहे वह 181 हो या 179, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उन सब का अपना अलग अलग अक्षांशीय मान है। तो ये जो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से होकर के गुजरती है, यह भी एक अक्षांश रेखा है और इसका अक्षांशीय मान क्या है? 0 डिग्री।
इस रेखा का जो पृथ्वी के बीचों बीच क्षैतिज रूप में होकर के गुजरती है, इसका अक्षांशीय मान है 0 डिग्री, और इसका हमने एक नाम भी रखा है, क्या? भूमध्य रेखा, है ना। तो यह पृथ्वी के बीच से होकर गुजरने वाली क्षैतिज रेखा है। अब इस भूमध्य रेखा के उत्तर में जो पृथ्वी का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। देखिए, अभी हमने बताया था कि अभी दक्षिण अमेरिका के बारे में हमने बताया था कि दक्षिण अमेरिका जो है वह पश्चिम दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर हम गोलार्ध की चर्चा कर रहे हैं। तो गोलार्ध देखें, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो पूरा का पूरा स्थलीय भाग है उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो पूरा का पूरा ये स्थलीय भाग है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा है वह संपूर्ण पृथ्वी को क्षैतिज रूप में 2 बड़े गोलार्धों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये भूमध्य रेखा का एक कमाल है। क्या कमाल है? ये आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि भूमध्य रेखा जो है संपूर्ण पृथ्वी को क्षैतिज रूप में 2 बड़े गोलार्धों में विभाजित करती है। एक ऊपर वाला जो है ये उत्तरी गोलार्ध, और इधर भूमध्य रेखा के नीचे या दक्षिण में जो है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में 1-1 डिग्री के अंतर पर, 1-1 डिग्री के अंतर पर रेखाएं खींची जाती हैं, 1-1 डिग्री के अंतर पर। तो 1-1 डिग्री पर टोटल ऐसी कितनी रेखाएं खींचते हैं हम? 90 या 90। जैसे ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री थी, अब अगली जो रेखा होगी वह 1 डिग्री वाली रेखा होगी, फिर दूसरी उत्तरी गोलार्ध में 2 डिग्री वाली, फिर तीसरी ऐसे 3 डिग्री वाली, फिर ऐसे 4 डिग्री। ऐसे करते करते हम टोटल कितनी अक्षांश रेखा खींचते हैं? 90। कितनी? 90 अक्षांश रेखाएं खींचते हैं। अच्छा, यहाँ पर आइए देख ही लेते हैं, अब चर्चा हो ही रही है तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर अक्षांश रेखा की संख्या 181 या 179 कैसे होती है। आइए, हो गया, इसको यहीं पर डाउट क्लियर कर लेते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में जैसे जैसे हम अक्षांश रेखाओं को खींचते जाते हैं, आप यहाँ पर देखें अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्रमशः घटती जा रही है। यहाँ पर अक्षांश रेखा की लंबाई इतनी थी, ये देखें इतनी बड़ी थी यहाँ, फिर यहाँ पर देखें इतनी बड़ी हो गई, छोटी हो गई, यहाँ पर और भी छोटी हो गई, और यहाँ पर और भी छोटी हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्रमशः घटती जाती है। और जब 90 डिग्री वाली अक्षांश रेखा को खींचने की बारी आती है ना, मान लेते हैं यहाँ पर 89, 1-1 डिग्री के अंतर पर हम खींचते गए रेखाओं को, 89 तक हमने यहाँ खींचा। 89 के बाद जब 90 वाले को खींचने की बारी आई तो उसको हम ग्लोब पर एक रेखा के रूप में प्रदर्शित कर ही नहीं पाते, उसको हमें एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना पड़ता है। तो ये जो जिसको 90 डिग्री वाली रेखा जिसको हम एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हैं उसी को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर एक और शब्द आ गया, उत्तरी ध्रुव। ध्यान दीजिएगा, गोलार्ध और ध्रुव ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये पूरा का पूरा ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध है। ये पूरा उत्तरी गोलार्ध में टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं? 90, 1-1 डिग्री के अंतर पर। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर या आप ऐसे कह सकते हैं कि ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखा की लंबाई घटती जा रही है। और ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये जो नॉर्थ है, इसको हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। यह एक बिंदु के रूप में है पृथ्वी पर या ग्लोब पर। ठीक इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी हम 1-1 डिग्री के अंतर पर अक्षांश रेखा की कल्पना करते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में भी हम टोटल 90 अक्षांश रेखाएं खींचते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी? 90 अक्षांश रेखा, ऐसे 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 70, 80 ऐसे करते करते 90। लेकिन जब 90 डिग्री वाली अक्षांश रेखा को खींचने की बारी आती है ग्लोब पर, तो ग्लोब पर हम उस रेखा को एक रेखा के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाते, बल्कि उसको हम एक बिंदु के रूप में दर्शा पाते हैं। और वो जो बिंदु है इसी को हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणी ध्रुव। तो ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव। ये 2 भौगोलिक ध्रुव आपको मिले। दक्षिणी गोलार्ध में आपको एक मिलेगा दक्षिणी ध्रुव, और इधर उत्तरी गोलार्ध में आपको मिलेगा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो पृथ्वी पर इस प्रकार से ये 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और 2 गोलार्धों की हमने चर्चा किया,
ये जो भूमध्य रेखा है या जो 0 डिग्री रेखा है, इसके ऊपर का जो पूरा हिस्सा है वह उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो पूरा हिस्सा है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। आइए एक बार संख्या देखें कि कितनी संख्या हो रही है। उत्तरी गोलार्ध में हमने 1-1 डिग्री के अंतर पर कुल कितनी अक्षांश रेखा खींचा? 90। अभी टोटल 90 ही खींचा ना। हमने एक रेखा को, जो 90 डिग्री वाली रेखा थी, उसको हमने एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित तो किया है, लेकिन अभी संख्या हम मान लेते हैं टोटल कितनी है? 90 है। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में उनकी टोटल संख्या कितनी है? 90, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई? 180, 180। लेकिन इस 180 में क्या ये बीच वाली रेखा शामिल है, जिसको हमने पृथ्वी के बीचों बीच क्षैतिज रूप में खींचा था, जिसका नामकरण किया था भूमध्य रेखा? वो इसमें शामिल तो नहीं है। तो एक इसको भी काउंट कर लेते हैं, किसको? भूमध्य रेखा को या 0 डिग्री वाली रेखा को। तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 181। तो टोटल संख्या जो है अक्षांश रेखा की जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 181। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अंतर करना होगा कि अक्षांश रेखा की संख्या जो है पृथ्वी पर या ग्लोब पर कितनी है? पृथ्वी पर या ग्लोब पर। और अक्षांश रेखा की संख्या मानचित्र पर कितनी है? ये दो अलग अलग प्रश्न हैं। मानचित्र पर पूछे अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है तो उसकी संख्या अलग है, और ग्लोब पर पूछे तो उसकी संख्या अलग है। मानचित्र पर यदि पूछे कितनी अक्षांश रेखा है तो वहां पर हमारा उत्तर होगा 181, और ग्लोब पर यदि पूछे या पृथ्वी पर पूछे तो वहां पर हमारा उत्तर होगा 179। पहले इसको समझते हैं कि 179 क्यों, कैसे होगा। ये जो है ये ग्लोब ही है। इस ग्लोब पर जब हम अक्षांश रेखाओं को खींचते हैं तभी हमने बताया कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं या उत्तर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखा की लंबाई क्रमशः घटती जाती है। और जब 90 डिग्री वाली रेखा को खींचने की बारी आती है तो उसको ग्लोब पर या पृथ्वी पर हम एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं, उसको वहां पर हम एक रेखा के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाते, क्योंकि लंबाई घटते घटते इतनी छोटी हो जाती है कि 90 डिग्री वाली रेखा को हमें ग्लोब पर एक बिंदु के रूप में दर्शाना पड़ता है। तो जब हमने एक रेखा को ग्लोब पर बिंदु के रूप में दर्शा दिया तो उत्तरी गोलार्ध में अब 90 अक्षांश रेखा नहीं रही, अब कितनी हो गई? एक कम हो गई। तो एक जब कम हो गई तो अब टोटल संख्या कितनी बची? 89। उत्तरी गोलार्ध में अब टोटल 89 यानी 89 अक्षांश रेखा है। और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी हो जाएगी? 90 की जगह 89, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेखा को, जो 90 डिग्री वाली रेखा थी, उसको हम एक रेखा के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाए, उसको हमने एक बिंदु के रूप में दर्शाया हुआ है। तो यहाँ पर भी संख्या हो जाएगी 89 प्लस एक इस 89 और इस 89 में ये भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच होकर के गुजर रही है वो तो शामिल है नहीं, तो एक उसको शामिल कर लेते हैं, यानी 0 डिग्री वाली रेखा। तो ये टोटल संख्या हो जाती है आपकी 179। तो इस प्रकार से ग्लोब पर यदि पूछे, ग्लोब ध्यान दीजिएगा, ग्लोब वही पृथ्वी का प्रतिरूप या मॉडल है ना, उस पर यदि हम संख्या अक्षांश रेखा की संख्या की चर्चा करें तो टोटल संख्या है 179। और मानचित्र पर कितनी हो जाती है? 181, 2 बढ़ जाती है। कैसे? मानचित्र पर हम ध्रुव को एक बिंदु के रूप में नहीं दर्शाते। मानचित्र जो है वह पूरा का पूरा सपाट होता है, वो गोल तो होता नहीं। तो मानचित्र पर हम जो है ये जो 90 डिग्री वाली रेखा है जो ग्लोब पर एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित की जाती है, इसको मानचित्र पर हम एक बिंदु के रूप में नहीं बल्कि एक रेखा के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं, और इसीलिए वहाँ पर संख्या जो है ये 2 बढ़ जाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव या 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ वाली जो रेखा है इसको हम एक रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और इसीलिए यहाँ पर इनकी संख्या 2 बढ़ करके 181 हो जाती है। सपोज या मान लीजिए कि मानचित्र है और इस मानचित्र पर यदि हमें रेखाएं खींचनी है, अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा यहाँ पर देखें, मानचित्र पर अक्षांश रेखा की लंबाई आपको घटती हुई प्रतीत नहीं होगी, है ना। यहाँ पर सभी रेखाओं की लंबाई बराबर होगी, और इस प्रकार से 1-1 डिग्री के अंतर पर हम रेखाएं खींचते चले जाएंगे, और 90 डिग्री को खींचने की बारी आएगी तो उसको भी हम एक रेखा के रूप में मानचित्र पर दर्शा पाएंगे। लेकिन ग्लोब पर ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्लोब में जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर या ध्रुव की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखा की लंबाई क्रमशः घटती जाती है। इसको समझने के लिए आप एक गोल गेंद की कल्पना करें, और उस गोल गेंद पर आप जो है रेखाओं को क्रमशः खींचते हुए ऊपर की ओर या उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाएं तो आप पाएंगे कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है क्रमशः घटती जा रही है। और जब 90 डिग्री वाली रेखा को खींचने की बारी आती है तो उसको हम एक बिंदु के रूप में दर्शा पाते हैं, उसको हम एक रेखा के रूप में प्रदर्शित
नहीं कर पाते, इसीलिए यहाँ पर इनकी संख्या 179 होती है और मानचित्र पर 181 होती है। तो शायद ये आप समझ चुके होंगे। फिर से एक बार जल्दी से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखें, अक्षांश रेखा क्या होती है? पृथ्वी पर जो भी क्षैतिज रेखा खींची हुई है उसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। और अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी है? 181। ये 181 कहाँ पर होती है? मानचित्र पर। और 179 कहाँ पर होती है? ग्लोब पर या पृथ्वी पर। ठीक है। अब जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, चाहे आप 181 मान लीजिए या 179, इन अक्षांश रेखाओं में से कुछ अक्षांश रेखाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं अक्षांश रेखाओं के बारे में हमसे पूछा जाता है कि आप बताएं कि ये अक्षांश रेखा किस किस महाद्वीप से या किन किन देशों से होकर के गुजरती हैं। अच्छा, कुछ ही अक्षांश रेखाओं के बारे में क्यों पूछा जाता है? क्योंकि जिन अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछा जाता है वो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध का निर्धारण करती हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध का निर्धारण करती हैं। वैसे तो सभी रेखाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ अक्षांश रेखाएं ऐसी हैं जो पृथ्वी पर क्लाइमेटिक जोन या जलवायु कटिबंध का निर्धारण करती हैं। और उन्हीं जलवायु कटिबंध को निर्धारित करने वाली रेखाओं के बारे में ही हमसे पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि पृथ्वी पर कौन कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो जलवायु कटिबंध का निर्धारण करती हैं। तो एक रेखा के बारे में अभी हमने पढ़ा, भूमध्य रेखा। इसके बारे में तो पूछा ही जाता है। ये रेखा पृथ्वी पर जो है जलवायु कटिबंध का निर्धारण अभी तो नहीं करेगी। जो हम जलवायु कटिबंध बताएंगे वहाँ पर तो आपको ये लगेगा कि ये रेखा जलवायु कटिबंध का निर्धारण नहीं कर रही है, लेकिन इस रेखा से एक अलग जलवायु प्रदेश पृथ्वी की सतह पर निर्मित होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको मान लीजिए कि अक्षांश रेखाओं में एक रेखा है भूमध्य रेखा, है ना। यह पूरी पृथ्वी को क्षैतिज रूप में लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और शायद इसलिए हमसे ये पूछ लिया जाता है कि आप बताएं कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है, तो इसको आपको याद रखना है। बहरहाल अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि भूमध्य रेखा पृथ्वी पर किस प्रकार से जलवायु कटिबंध का निर्धारण करती है, ये यहाँ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो जलवायु पेटी हम बताने जा रहे हैं उसमें इसका अभी कोई विशेष रोल नहीं है, लेकिन शायद अभी आगे समझ में आ जाए। हमने बताया था कि ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के ये जो ऊपर वाला पूरा हिस्सा है ये उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला पूरा हिस्सा जो है ये दक्षिणी गोलार्ध है। एक सेकंड, इसको फिर से देखें। हमने आपको बताया कि ये जो है ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच क्षैतिज रूप में गुजरती है। भूमध्य रेखा ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांटती है। इधर वाला पूरा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और इधर वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में हमने बताया कि 1-1 डिग्री के अंतर पर हम 90 अक्षांश रेखाएं खींचते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में टोटल अक्षांश रेखा तो 90 है, लेकिन वो सभी रेखाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कौन सी महत्वपूर्ण है? एक रेखा है उसका अक्षांशीय मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये रेखा हमारी पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध का निर्धारण करती है और इसीलिए इसके बारे में पूछा जाता है कि आप बताएं कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है। इसी प्रकार से इसी अक्षांशीय मान की एक रेखा होती है दक्षिण में, इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, लेकिन इसका नाम है मकर रेखा। अच्छा, एक बात मैंने आप लोगों को नहीं बताया, भूल गया, लेकिन उसको यहाँ पर देखें। भूमध्य रेखा के ऊपर या उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और भूमध्य रेखा के नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हम जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींचेंगे 1-1 डिग्री के अंतर पर, उसके साथ हम नॉर्थ शब्द लिखेंगे या उत्तर शब्द लिखेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींचेंगे उसके साथ हम दक्षिण शब्द का प्रयोग करेंगे। नहीं तो नहीं पता चलेगा कि यह रेखा उत्तरी गोलार्ध की है कि दक्षिणी गोलार्ध की। जैसे यहाँ पर देखें, कर्क रेखा का देखें, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री, मकर रेखा का भी अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री। तो कैसे पता चलेगा? केवल हम बोल दें 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा या मकर रेखा कहते हैं, या केवल 23.5 डिग्री रेखा की चर्चा करें तो नहीं समझ में आएगा कि 23.5 डिग्री उत्तर वाली है कि दक्षिण वाली है, उत्तरी गोलार्ध वाली है कि दक्षिणी गोलार्ध वाली है। नहीं पता चल पाएगा कि आप कर्क रेखा की चर्चा कर रहे हैं कि मकर रेखा की। लेकिन यदि हम 23.5 डिग्री नॉर्थ बोले तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका मतलब है कर्क रेखा की चर्चा हो रही है। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री साउथ की चर्चा करें
तो आप साउथ बोलें तो आप समझ जाएंगे कि मकर रेखा की चर्चा हो रही है। इसका मतलब यह है कि उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी उसके साथ हम उत्तर शब्द का प्रयोग करेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी उसके साथ हम दक्षिण शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसी अक्षांशीय मान की रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में भी होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ना, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। फिर इसी प्रकार से एक रेखा होती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये सभी ऐसी रेखाएं हैं, ये सभी अक्षांश रेखाएं ही हैं जो अभी हमने चर्चा किया था 179 या 181 अक्षांश रेखाओं की, उन्हीं में से ये अक्षांश रेखाएं हैं। और ये ऐसी रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध का निर्धारण कर रही हैं। ये जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं महोदय? आर्कटिक रेखा। इसको आर्कटिक रेखा बोलते हैं। और इसी अक्षांशीय मान की एक रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भी तो होगी, लेकिन इसके साथ क्या लगाएंगे? दक्षिण शब्द लगाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि किस गोलार्ध की है। और इसको बोला जाता है अंटार्कटिक रेखा। ये अक्षांशीय मान के साथ साथ आपको याद करना पड़ेगा कि किस रेखा का क्या अक्षांशीय मान है और किस नाम से जाना जाता है। ये अंटार्कटिक रेखा हो गई। और फिर इधर एक ध्रुव होगा 90 डिग्री, इसको आप बोलते हैं नॉर्थ, या इसी को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव है। और इधर 90 डिग्री साउथ, ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। तो यहां पर देखिए कौन कौन सी रेखाएं जलवायु कटिबंध का निर्धारण कर रही हैं। आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखाएं। ये रेखाएं पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध का निर्धारण करती हैं। तो जलवायु कटिबंध का निर्धारण तो करती हैं, लेकिन यहाँ पर जलवायु कटिबंध तो दिख नहीं रहा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जलवायु कटिबंध बनते हैं। ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा, और ये जो मकर रेखा है, इसके बीच में यहाँ पर हमें एक क्लाइमेटिक जोन देखने को मिलता है या जलवायु कटिबंध देखने को मिलता है। और इस जलवायु कटिबंध को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको? उष्ण कटिबंध। ये एक जलवायु प्रदेश है, आप समझे। ये उष्ण कटिबंध है। तो उष्ण कटिबंध वाला एरिया जो है वह किन रेखाओं के बीच में है? कर्क और मकर रेखा के बीच में है। तो ये कर्क और मकर रेखाएं बाउंड्री बता रही हैं किसकी? ये बाउंड्री बता रही हैं उष्ण कटिबंध की, कि उष्ण कटिबंध पृथ्वी पर कर्क और मकर रेखा के बीच में होगा। फिर इसी प्रकार से ये कर्क रेखा से लेकर के इधर आर्कटिक रेखा, या आप ऐसे बोलें 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर में भी और दक्षिण में भी, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण में भी, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको? शीतोष्ण कटिबंध। देखिए एक अलग कटिबंध मिल गया, शीतोष्ण कटिबंध। ये शीतोष्ण कटिबंध है। इधर भी होगा शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया। तो यहां पर शीतोष्ण कटिबंध का निर्धारण किन रेखाओं के द्वारा किया जा रहा है? ये कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, और इधर मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा। ये रेखाएं मिलकर के शीतोष्ण कटिबंध का निर्धारण पृथ्वी पर करती हैं। इसी प्रकार से एक और कटिबंध है, इसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। ये वाला जो एरिया है ये शीत कटिबंध है। पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, अभी हमने बताया ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर का ये पूरा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के नीचे का ये जो पूरा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध में ये जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण में ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। यहाँ पर भी ये कौन होगा? वही शीत कटिबंध। तो ये शीत कटिबंध। इस प्रकार से पृथ्वी पर 3 जलवायु कटिबंध हमें देखने को मिलते हैं। ये जलवायु कटिबंध हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो अब इन कटिबंधों का निर्धारण करने में किन अक्षांश रेखाओं की भूमिका है? तो इन कटिबंधों का निर्धारण करने में हमने अभी बताया कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा है ना, और इधर मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा, इन रेखाओं की भूमिका है। तो ये रेखाएं जो हैं पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध का निर्धारण करती हैं। और इसीलिए हमसे पूछा जाता है कि महोदय आप बताएं कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, आर्कटिक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ से मतलब किन किन देशों से या किन किन महाद्वीपों से, और अंटार्कटिक रेखा किन किन महाद्वीपों या देशों से होकर के गुजरती है। तो ये सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं।
इनके बारे में हमसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब हम लोग महाद्वीप का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर यह भी पढ़ेंगे कि या यह देखने का वहाँ पर प्रयास करेंगे कि इस महाद्वीप से, जिस भी महाद्वीप को पढ़ेंगे, जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजर रही हैं, इन रेखाओं में जो पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध का निर्धारण करती हैं। अब आशा करते हैं कि ये जो अक्षांश वाला जो टॉपिक था, अक्षांश रेखा के बारे में आपने सीख लिया होगा या जान लिया होगा। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं देशांतर रेखा की, है ना। अब आइए हम लोग देशांतर रेखाओं को थोड़ा सा समझते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं जो हैं पृथ्वी पर खींची गई लंबवत रेखाएं होती हैं। पृथ्वी पर कुछ लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं। अभी तक हम लोगों ने क्षैतिज रेखाओं की चर्चा किया, यानी अक्षांश रेखाओं की चर्चा किया। अब हम लोग देशांतर रेखा को पढ़ेंगे। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है एक ध्रुव है जिसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, है ना, 90 डिग्री नॉर्थ, इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 90 डिग्री साउथ है जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई जो रेखा खींची जाती है लंबवत रूप में, उसी को हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा पृथ्वी पर लंबवत रूप में या ऊर्ध्वाधर रूप में खींची जाती हैं। जिस प्रकार से खरबूज या तरबूज पर हमें कुछ रेखाएं देखने को मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार से देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर होती हैं लंबवत रूप में। ये जो देशांतर रेखा है ये पृथ्वी के मध्य से लंबवत रूप में गुजर रही है, पृथ्वी के मध्य से यानी बीच से लंबवत रूप में गुजरती है। और इस देशांतर रेखा का देशांतरीय मान है 0 डिग्री। इस देशांतर रेखा का देशांतरीय मान 0 डिग्री है और इसको एक नाम भी दिया गया है, क्या? प्रधान देशांतर रेखा। इसको हम बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा, ठीक है। प्रधान देशांतर रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 बड़े गोलार्धों में विभाजित करती है। इधर का ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इधर का जो पूरा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो देशांतर रेखा संपूर्ण पृथ्वी को प्रधान देशांतर रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 बड़े गोलार्धों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसके पहले हम लोगों ने जब अक्षांश रेखा को पढ़ा था तो अक्षांश रेखा के बारे में देखा था कि अक्षांश रेखा में एक भूमध्य रेखा थी जो पृथ्वी के मध्य से क्षैतिज रूप में गुजरती थी। भूमध्य रेखा, इसका अक्षांशीय मान कितना था? 0 डिग्री। और यह संपूर्ण पृथ्वी को 2 बड़े गोलार्धों, उत्तरी गोलार्ध इधर का भाग, उत्तरी गोलार्ध, और इधर नीचे वाला जो पोर्शन है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 बड़े गोलार्धों में विभाजित करती है या 2 बड़े गोलार्धों का निर्धारण करती है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रधान देशांतर रेखा है वह भी लंबवत रूप में पृथ्वी पर 2 बड़े गोलार्धों का निर्धारण करती है। पूर्वी गोलार्ध में हम लोग 1-1 डिग्री के अंतर पर देशांतर रेखाओं को खींचते हैं, 1-1 डिग्री के अंतर पर। लेकिन 1-1 डिग्री के अंतर पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी? तो टोटल देशांतर रेखाएं खींचते हैं 179। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, है ना। ऐसे करते करते टोटल हम 179 देशांतर रेखा पूर्वी गोलार्ध में खींचते हैं। इसी प्रकार से पश्चिमी गोलार्ध में भी हम लोग 1-1 डिग्री के अंतर पर देशांतर रेखाएं खींचते हैं। 1-1 डिग्री के अंतर पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते कितनी देशांतर रेखाएं खींचेंगे? पश्चिमी गोलार्ध में भी 179, ठीक है। तो पूर्वी गोलार्ध में 179 और पश्चिमी गोलार्ध में भी हम 179
देशांतर रेखाओं को खींचते हैं। 179 ही क्यों खींचते हैं, इसके बाद क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि ये जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, ये वाली जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री की देशांतर रेखा के जस्ट पीछे हमने एक देशांतर रेखा की कल्पना पहले से ही कर लिया था और उस देशांतर रेखा का देशांतरीय मान था 180 डिग्री। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट पीछे है ना, जिसको यहाँ पर हम दिखा नहीं सकते। तो ये जो हमने खींचा है अलग कलर से, इसको आप मानेंगे ये 180 डिग्री वाली देशांतर रेखा है और यह 0 डिग्री के जस्ट पीछे है ना। तो 0 डिग्री के जस्ट पीछे 180 पहले से अवेलेबल है। तो जब हम पूर्वी गोलार्ध में देशांतर रेखाओं को खींचते हैं 1-1 डिग्री के अंतर पर, तो कहाँ तक खींच पाते हैं? 179 तक ही, क्योंकि 179 के बाद 180 डिग्री वाली देशांतर रेखा पहले से ही मौजूद है। इसी प्रकार से पश्चिमी गोलार्ध में भी 1-1 डिग्री के अंतर पर जब हम देशांतर रेखा को खींचते हैं तो टोटल 179 देशांतर रेखाएं ही खींचते हैं, क्योंकि 179 के बाद 180 जो देशांतर रेखा है वह पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। ये जो 180 डिग्री वाली देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट पीछे है, इसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं इसको? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, है ना, या इसी को बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। तो यह भी एक देशांतर रेखा है। तो इस प्रकार से यदि टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या हम देखें तो 179 इधर पूर्वी गोलार्ध में, 179 इधर पश्चिमी गोलार्ध में, और ये वाली जो 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा है एक यह भी है, तो एक इसको भी काउंट कर लिया। और 0 डिग्री के जस्ट पीछे जो है जिसका देशांतरी मान 180 डिग्री है, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, उसको भी काउंट कर लिया। तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 360। तो इस प्रकार से हमने देशांतर रेखाओं की कल्पना किया है। पूरी पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं। इसमें से एक देशांतर रेखा जिसका देशांतरी मान 0 डिग्री है, वह पृथ्वी के एकदम मध्य से होकर के लंबवत रूप में गुजरती है और यह रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 बड़े गोलार्धों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट पीछे एक देशांतर रेखा की हमने कल्पना पहले से कर रखा था और उसका देशांतरीय मान है 180 डिग्री, और उस रेखा को हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा। अब इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम लोग एक बार मानचित्र पर देखते हैं, लेकिन ये सभी जो देशांतर रेखाएं हैं उनको हम लोग मानचित्र पर या सभी अक्षांश रेखाओं को मानचित्र पर नहीं देखेंगे, केवल ऐसी ही रेखाओं को मानचित्र पर देखेंगे जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है कि आप बताएं कि ये रेखाएं किन किन महाद्वीपों या किन किन देशों से होकर के गुजरती हैं। केवल उन्हीं रेखाओं को हम लोग मानचित्र पर देखेंगे। तो ये जो है वर्ल्ड का मैप है और इस वर्ल्ड के मैप पर हम लोगों को जो मेजर अक्षांश रेखाएं हैं उन मेजर अक्षांश रेखाओं को देखना है कि ये मेजर अक्षांश रेखाएं किन किन महाद्वीपों से होकर के कैसे गुजरती हैं। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, है ना। तो ये भूमध्य रेखा है। अक्षांश रेखा में हमने बताया था कि एक रेखा होती है भूमध्य रेखा जो संपूर्ण पृथ्वी को क्षैतिज रूप में 2 बड़े गोलार्धों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है 0 डिग्री, है ना। तो ये 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। और यह रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 बड़े गोलार्धों में बांट रही है। इधर का जो पूरा हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा इधर का, ये उत्तरी गोलार्ध, और इधर नीचे का ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब हमसे आपसे पूछा यह जाता है कि ये जो भूमध्य रेखा है वह किन किन महाद्वीपों या किन किन देशों से होकर के गुजरती है।
तो किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है इसको अभी हम लोग यहाँ देखेंगे, लेकिन किन किन देशों से होकर के गुजरती है इसकी चर्चा जब हम लोग एक एक महाद्वीप को लेकर के पढ़ेंगे तब वहाँ पर करेंगे। तो देखें, भूमध्य रेखा जो है ये पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो भूमध्य रेखा जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर के गुजरती है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और ये वाली भूमध्य रेखा है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर के भूमध्य रेखा जाती है। इधर आप देखें तो पाएंगे इधर एक बड़ा सा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप से भी होकर के भूमध्य रेखा जा रही है। ये भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप से भी होकर के गई और फिर ये भूमध्य रेखा कहाँ से जा रही है, एशिया से होकर के जा रही है। एशिया का पोर्शन ये है ना। एशिया का जो दक्षिणी हिस्सा है उस दक्षिणी हिस्से से होकर के भूमध्य रेखा जाती है। यहाँ पर ढेर सारे द्वीप हैं और ये सभी द्वीप यहाँ जो पर ज़्यादातर हैं ये सब इंडोनेशिया के पोर्शन हैं और इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो इंडोनेशिया से होकर के या एशिया महाद्वीप के इंडोनेशिया से होकर के भी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इस प्रकार से आपने देखा भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से होकर के जाती है। एक और अक्षांश रेखा में हम लोगों ने चर्चा किया था कर्क रेखा की। तो आइए देखते हैं कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा का अक्षांशी मान हमने आपको बताया था 23.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश रेखा इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, है ना। और ये कर्क रेखा है आपके मानचित्र पर, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा। ओके, तो ये कर्क रेखा देखें कहाँ से होकर के जा रही है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप से होकर के जा रही है। इधर देखें तो ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से से होकर के जा रही है और इधर एशिया महाद्वीप से भी होकर के जाती है ना। तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तर अमेरिका महाद्वीप, इन 3 महाद्वीपों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। एक और अक्षांश रेखा की हम लोगों ने चर्चा किया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या जिसको मकर रेखा कहते हैं और इसका अक्षांशीय मान भी 23.5 डिग्री है। लेकिन यह 23.5 डिग्री रेखा कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है ना। तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और इसको बोला जाता है मकर रेखा। क्या बोलते हैं इसको, मकर रेखा। और मकर रेखा देखिए कहाँ से होकर के गुजर रही है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर के गुजर रही है। फिर इधर देखें अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजर रही है और फिर इधर देखें ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। तो मकर रेखा जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा को देखा। इसी प्रकार से एक रेखा है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा ये है, इसको हम बोलते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और ये जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है यह देखें तो यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप से होकर के यहाँ जाती है और उत्तर अमेरिका महाद्वीप का ही एक बड़ा सा स्थलीय भाग है ये ग्रीनलैंड, वहाँ से होकर जा रही है। यूरोप महाद्वीप से होकर के जा रही है ना। ये इधर वाला पोर्शन जो है इतना, ये यूरोप महाद्वीप है, ये वाला पोर्शन यूरोप महाद्वीप से होकर जाती है और इधर एशिया है तो एशिया महाद्वीप से होकर के जाती है। तो ये जो आर्कटिक रेखा है यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसी के बाद देखें इसी अक्षांशीय मान की एक रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है जिसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा और इसका अक्षांशीय मान है 66.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, इसको बोला जाता है अंटार्कटिक रेखा और यह रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, अंटार्कटिका से होकर के गुजरती है। ये इधर ये जो है दिखाया गया है ये वाइट ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर के यह रेखा बेसिकली गुजरती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कुछ अक्षांश रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध का निर्धारण करती हैं उनको हम लोगों ने मानचित्र पर देखा। हमने आपको जलवायु कटिबंध के बारे में बताया था, तो आइए
हम लोग यही मानचित्र पर एक बार जलवायु कटिबंधों को भी देख लेते हैं कि कौन सा जलवायु कटिबंध कहाँ पर कैसे स्थित है। ठीक है, तो जलवायु कटिबंधों में यदि हम देखें तो यहाँ पर ये जो कर्क रेखा है, ये वाली रेखा कर्क रेखा, और ये वाली रेखा कौन सी है, मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यहाँ पर एक जलवायु कटिबंध हमने आपको बताया था, याद करिए उस जलवायु कटिबंध का नाम क्या है, उष्ण कटिबंध। तो ये पूरा एरिया क्या है, उष्ण कटिबंध है ना, यानी यह हमेशा गर्म बना रहता है। उष्ण का मतलब गर्म, और कटिबंध क्या होता है, कटिबंध किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र होता है। तो यह कर्क और मकर रेखा के बीच का ऐसा क्षेत्र है या ऐसा कटिबंध है या ऐसा जोन है जो हमेशा उष्ण बना रहता है या गर्म बना रहता है ना। तो वर्ष के अधिकांश समय इस एरिया में जितने भी देश आएंगे वो कैसे रहेंगे, गर्म बने रहेंगे, है ना। फिर इसी प्रकार से एक कटिबंध हमने आपको बताया था शीतोष्ण कटिबंध। इधर देखें, इधर ये वाला जो एरिया है, इधर कर्क रेखा से लेकर के आर्कटिक रेखा के बीच का एरिया, ये जो है ये शीतोष्ण कटिबंध है। ये पूरा पोर्शन शीतोष्ण कटिबंध का है, शीतोष्ण कटिबंध। और यह शीत के साथ साथ उष्ण रहता है, यानी ठंडा के साथ साथ गर्म। तो शीत ऋतु में तापमान यहाँ बहुत कम होता है और ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज़्यादा होता है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में तापमान ज़्यादा तो होता है, लेकिन उष्ण कटिबंध से कभी भी ज़्यादा तापमान नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर शीत ऋतु में तापमान बहुत कम और ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पर हमें वार्षिक तापांतर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध जो है वह मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच में दक्षिणी गोलार्ध में भी हमें देखने को मिलता है शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला रीजन पूरा शीतोष्ण कटिबंध का है ना। और शीतोष्ण कटिबंध की वही विशेषता यहाँ पर भी होगी जो विशेषता यहाँ उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंध की होती है ना। तो ये पूरा एरिया जो है शीतोष्ण कटिबंध है। इसके बाद एक कटिबंध आता है शीत कटिबंध। ये जो है इधर ये पूरा एरिया आर्कटिक रेखा से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक या 90 डिग्री नॉर्थ तक उत्तर में, और इधर दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा से लेकर के 90 डिग्री साउथ तक या दक्षिणी ध्रुव तक का जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे इसको, शीत कटिबंध। तो ये पूरा एरिया जो है शीत कटिबंध का है। शीत कटिबंध में तापमान बहुत ही कम होता है, यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, और यही कारण है कि ये क्षेत्र हमेशा जो है हिमाच्छादित बना रहता है, यानी बर्फ से ढका रहता है। तो यह क्षेत्र जो है वो मानवीय बसावट के अनुकूल नहीं है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ मानव प्रजातियाँ निवास करती हैं, है ना। तो कौन कौन सी मानव प्रजातियाँ निवास करती हैं उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे, लेकिन अभी केवल इतना जानना है कि यहाँ पर जो है ये पूरा एरिया जो शीत कटिबंध का है, यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, यहाँ तापमान बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पृथ्वी पर उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध जैसे 3 जलवायु पेटियां हमें देखने को मिलती हैं, जिनका निर्धारण कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखाओं के द्वारा किया जाता है। तो इस लेक्चर में अभी हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो कुछ भौगोलिक शब्दों को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद एक एक महाद्वीपों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक।